हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि बीएससी थर्ड ईयर का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए सारे की सारी क्लासेस का सिलेबस जैसा कि मैंने बोला है करवाऊंगी यहाँ पे। तो एमएससी फाइनल का मैंने स्टार्ट कर दिया है और अपना जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टॉपिक है वो अभी चल रहा है, और साथ ही में पैरेलल में बीएससी थर्ड ईयर का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। सिलेबस है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे बता दिया था। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर की यूनिट सेकेंड। ठीक है, मैं बात किसकी कर रही हूँ? यूनिट सेकंड की बात कर रही हूँ। सेकंड यूनिट सिलेबस में मैंने बताया था कौन सी अपनी हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अब देखिए हेड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो सबसे पहली चीज होते क्या हैं। तो जहां कहीं भी हम साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो देखिए सिंपली एक बार हम देख लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स को। तो साइक्लिक कंपाउंड्स यानी कि कोई भी कम से कम कोई भी साइकिल की फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो सकती है? जब कार्बन नंबर हम ले लेते हैं 3, यानी कि 3 कार्बन है वो मिलके कम से कम कोई कभी भी यदि आपको साइकिल की फॉर्मेशन करनी है, यदि आपको कोई भी रिंग की फॉर्मेशन करनी है तो उसके लिए 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो 3 कार्बन भी मिलके यहाँ पे कर सकते हैं, 4 कार्बन भी मिलके यहाँ पे साइकिल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, 5 भी मिल सकते 5 भी मिलके यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, आगे रिंग है वो कितनी भी बड़ी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे यदि हम बात करें तो सारी की सारी रिंग्स आप देख रहे हो 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है, 5 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड है। सभी में कॉमन चीज यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे ये वाला जो कॉर्नर होता है इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? CH2 होता है। ठीक है, इस वाले कॉर्नर का मतलब जहां कहीं भी, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ भी CH2, हर जगह आपका CH2 प्रेजेंट है। तो समझ आ रही है बात कि ऐसा कहीं पे भी यदि आपको केमिस्ट्री में कॉर्नर दिखता है तो उसका मतलब क्या होता है? CH2 होता है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे आपको देखनी होती है कि ये हम CH2 कब कंसिडर करेंगे? जब यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये क्या हो जाता है? CH हो जाता है। तो इतनी समझ आ रही है कि यहाँ से यदि हम बात करें सारी की सारी रिंग्स हैं उनमें जुड़े हुए सारे के सारे कार्बन एटम्स, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? होमोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। ठीक है, होमो यानी कि एक जैसा, जुड़ने वाले सारे एटम्स हैं वो यदि एक जैसे होते हैं तब उन्हें क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक रिंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है, हम बात करें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स की, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए देखिए डेफिनेशन में हमने क्राइटेरिया रखा है, स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम एंड रिप्रेजेंट्स एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक। देखिए यहाँ पे जो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाली प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। यदि कहीं पे भी हेट्रो एटम है, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रो एटम भी है उसके पास, लेकिन उसके पास कोई भी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, यानी कि वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, तो फिर हम उसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए यहाँ पे हम 2 ही कंडीशंस रखते हैं। क्या? सबसे पहली चीज तो ये कि कोई भी अपना कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे कि वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो समझ आ रही है बात? कोई भी कंपाउंड है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कब होगा? सबसे पहली चीज कंटेनिंग एटलीस्ट 1 हेट्रो एटम, यानी कि उसके पास कम से कम 1 हेट्रो एटम होना चाहिए। और हेट्रो एटम है वो कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस की, तो ये 3 ही हेट्रो एटम वाले कंपाउंड्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या होती है कि ये साथ में एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि सारी की सारी रिंग्स हैं वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि सभी में सारे के सारे जुड़ने वाले एटम्स हैं वो एक जैसे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नाइट्रोजन जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया? नाइट्रोजन जोड़ दिया, साथ में डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, साथ में यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहां पे हम अगेन क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन जोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह से अब यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हेट्रो एटम वाली कंडीशन है वो तो फुलफिल हो जाती है, यानी कि अभी तक सारी की सारी जो रिंग्स थी उनमें एक ही टाइप के एटम्स यहाँ पे लगे हुए थे, और वो कौन से एटम्स थे? कार्बन एटम्स थे। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमने ली हुई 6 मेंबर रिंग, और 6 मेंबर रिंग में यहाँ पे हमने बाकी की जो 5 जो है वो तो क्या कार्बन है, और एक यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया? नाइट्रोजन ऐड कर दिया। दैट मीन्स ये वाला एटम है ये कौन सा? हेट्रो एटम है। जो अलग है उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं?
हेटेरो एटम बोल रहे हैं ना, बाकी के सारे एटम्स से अलग होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरो एटम बोलेंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग की, 5 मेंबर रिंग की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे भी देखिए आपका क्या होने वाला है कि यहाँ पे बाकी के जो 4 कार्बन, बाकी के जो 4 एटम्स है वो तो कौन से हैं, कार्बन है, ये वाला भी कार्बन होता है यहाँ पे, ये वाला भी कार्बन, ये और ये सारे के सारे कौन से हैं, कार्बन एटम्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो 5वां एटम है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है, जो कि कार्बन से तो डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये वाला कौन सा होगा, हेटेरो एटम होगा। तो समझ आ रही है, यहाँ पे हेटेरो एटम कौन सा है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे हेटेरो एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। सिमिलरली यहाँ पे हेटेरोएटम कौन सा है, ऑक्सीजन है अगेन, और यहाँ पे हेटेरोएटम कौन सा है, नाइट्रोजन है। लेकिन अब हम इन्हें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो कब बोलेंगे, दूसरा जो अपना क्राइटेरिया आता है उस पे आते हैं कि एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करना चाहिए। अब एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ये वाले जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये तो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, बाकी ये वाले जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। ठीक है, तो इतनी चीज क्लियर हो रही है। तो इनमें से हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो कौन से होंगे, मैंने बताया है कि अकेला हेटेरोएटम प्रेजेंट होना ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन नहीं है, साथ में वो एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को भी शो करना चाहिए। ठीक है, तो समझ आ रही है। तो इस वाली डेफिनेशन से हमें क्या समझ आ रहा है कि ये वाले जो दोनों कंपाउंड्स हैं ये तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, लेकिन ये वाले दोनों कंपाउंड्स हैं ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स नहीं होंगे। इतनी चीज क्लियर हो रही है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कौन से होते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए देखिए एक ही क्राइटेरिया आता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यदि आप ये पढ़ लेते हो तो उसके बाद आपको एरोमेटिसिटी में आई थिंक कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो चीज होती क्या है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हक्कल के रूल को फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, हक्कल के रूल को फॉलो कर रहा है, तो वो हमेशा कौन सा होने वाला है, एरोमेटिक कंपाउंड होने वाला है। ठीक है, हक्कल के रूल को यदि कोई भी कंपाउंड फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। लेकिन अभी हक्कल का रूल क्या होता है, तो देखिए हक्कल के रूल की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होता है, 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स यदि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है वो रख रहा है, साथ में एक और कंडीशन आती है कि कोई भी साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स है वो यदि आपके किसी ओपन चेन कंपाउंड में होते हैं तो हम उसे यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक तो हम उसे यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है वो नहीं बोल सकते। सिस्टम कौन सा होना चाहिए अपना, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक है और वो यदि हक्कल के रूल को फॉलो कर रहा है तो फिर वो कौन सा होगा, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो देखिए इतनी चीज क्लियर हो रही है कि हक्कल के रूल को फॉलो करेगा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरी चीज यहाँ पे हक्कल का रूल क्या होता है, तो 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन्स यदि कोई भी कंपाउंड रखता है तो वो क्या कर, उसे ही हम क्या कहते हैं, हक्कल का रूल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे n है वो क्या होता है, n है वो अपना 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे n की वैल्यू। अब देखिए यदि मैं बात करूं कि चलिए हमें मैम पता कैसे चलेगा कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला कंपाउंड है वो यहाँ पे एरोमेटिक हो सकता है, तो सबसे पहली चीज कंपाउंड है वो अपना साइक्लिक होना चाहिए। अब उसके बाद हम n की वैल्यूज है वो 1 by 1 पुट करके और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे n की वैल्यू है वो 0 पुट कर दे रहे हैं, और 0 यदि हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 4 इंटू पे क्या करेंगे, 0 करेंगे, प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 इंटू पे 0 दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लियर हुई चीज, कोई भी ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं तो वो कौन सा होगा, अपना एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। अगेन हम क्या कर रहे हैं कि n की वैल्यू है वो हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, देन क्या होगा 4 इंटू पे 1 प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से वैल्यू वो अपनी क्या आएगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएगी। और ये वाले जो है ये सबसे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एग्जांपल हम बहुत ही अच्छा सा देख सकते हैं, बेंजीन। ठीक है, जब भी एरोमेटिसिटी की बात आती है तो हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं, कौन सा, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे फिक्स पोजीशन में नहीं होते कि ये यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये यहीं पे रहेगा, ये कैसे होते हैं, डिलोकलाइज्ड होते हैं। अब ये डिलोकलाइजेशन क्या होता है कि देखिए हम बेंजीन रिंग जब भी हम कहीं लिखते हैं तो देखिए बेंजीन रिंग जब भी हम कभी लिखते हैं तो यहाँ से होता क्या है कि हम इस ये वाले जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें इस तरह से भी तो शो कर देते हैं ना। बेंजीन रिंग में जो गोला बनाते हैं, इस गोले का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक जगह पे फिक्स नहीं होते। एक बार के लिए ये वाला डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, यानी कि घूमते हुए रहते हैं।
और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो भी डिलोकलाइज्ड फॉर्म में है। दैट मीन्स अपना जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक अपना एरोमेटिसिटी नहीं लेके चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन करा दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, क्यों क्यों करा रही हूँ, क्योंकि अपने एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है वो डेफिनेशन में वर्ड आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन किया है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा अच्छे से। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को यदि कोई भी कंपाउंड, कोई भी साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो हमेशा क्या होगा, एरोमेटिक होने वाला है। तो देखिए अब आते हैं अपने, फिर से बैक आते हैं टॉपिक पे। तो डेफिनेशन अपनी हो गई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब उसके बाद बात ये आती है कि हम कोई भी कंपाउंड है वो पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि देखिए मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था चैनल का, उसमें बताया था कि केमिस्ट्री है वो अपने डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होती है। ठीक है, लेकिन जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो यहाँ पे किस तरह से यूजफुल होते हैं, तो उनके साथ, उनके लिए भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं जनरल कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अपनी जो मेडिसिनल केमिस्ट्री होती है, यानी कि जितनी भी मेडिसिन की फॉर्मेशन होती है, उनमें मोस्ट ऑफ जो होते हैं कंपाउंड्स वो होते हैं अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। उसके बाद यदि मैं सबसे सिंपल एग्जांपल की बात करूं तो अपना जो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अरे ह्यूमन बींग्स हैं तो ब्लड तो सभी में होता है, और ब्लड यदि है तो हीमोग्लोबिन भी होता है। अब हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम क्या बनाते हैं, एक 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं। ठीक है, एक पोरफायरिन सिस्टम बनाते हैं जिसमें क्या होते हैं, 4 पिरोल रिंग्स होती हैं। तो वो भी क्या एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो अपनी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री है ये भी अपने लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, अगेन यदि मैं बात करूं दूसरा, हीमोग्लोबिन के साथ ही क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में भी क्या होते हैं, पिरोल होते हैं, वही पोरफायरिन सिस्टम होता है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, वही बात आती है फिर से कि कोई ना कोई अपने को एक्सटेंट है वो तो यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है ना, वरना तो इन डेप्थ आप एक ही टॉपिक पे चाहे कितना भी डीप तक जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको जनरल सा कि कहाँ कहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज मैंने कहाँ पे बताई, मेडिसिनल केमिस्ट्री में वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोल सकते हैं कि ब्रांच होती है जहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सबसे वाइड यूज होता है। दूसरी चीज अपने हीमोग्लोबिन में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जो कि पिरोल होता है, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आगे। और दूसरी जो अपना होता है क्लोरोफिल, जो प्लांट्स का ग्रीन पिगमेंट होता है उसमें भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो पिरोल यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो थोड़ी सी माइंड में इमेज बन रही है कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब भी हम कोई भी चीज डिस्कशन करते हैं तो वहां पे सबसे पहली बात आती है उसके नाम की। क्योंकि देखिए कोई भी पर्टिकुलर बंदा है यदि, तो उसका कोई ना कोई नाम तो होता है ना, बिना नाम के तो किसी की कोई पहचान ही नहीं होती ना। नाम से है क्या क्या होता है कि एक आइडेंटिटी होती है कि इस नाम का पर्सन ये है। और अब केमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो बिना नाम के आप किसे किसे पकड़ के लेके आओगे, तो हमेशा पहले हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड्स का। तो उसी तरह से हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, नामकरण इनका हम करने वाले हैं। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब नोमेनक्लेचर की आज जहां हम बात करें तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं किसी भी कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए, वो रूल्स हैं वो यहाँ पे हम 1 बाय 1 स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट रूल की यदि मैं बात करूं, रूल फर्स्ट, तो सबसे फर्स्ट रूल की यदि मैं बात करूं तो अपने सिलेबस में यहाँ पे 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो ही हैं। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बहुत बड़ा सा वर्ड है, बार बार ना लिख के मैं इसे क्या लिखने वाली हूँ, हमेशा शॉर्ट में HC लिखने वाली हूँ, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं, HC लिखने वाले हैं। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए और 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो गए। अब 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड ही हम यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों टाइप के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं। अब देखिए अगेन बात आ जाती है कि ये मोर स्टेबल क्यों होते हैं। तो मोर स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की पर्टिकुलर ना बात करके कोई भी साइक्लिक कंपाउंड की बात कर सकते हैं कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड स्टेबल क्यों होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू लेस रिंग स्ट्रेन, ड्यू टू लेस
रिंग स्ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग स्ट्रेन होता है, वलय का जो तनाव होता है यहाँ पे वो सबसे कम होता है, और इसी की वजह से 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स ना वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। और चाहे वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो, फिर चाहे वो होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो, ये दोनों ही टाइप्स की रिंग है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। समझ आ रही है बात की क्यों यहाँ पे ये मोर स्टेबल होते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे 5 मेंबर और 6 मेंबर की बात कर रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर में 5 मेंबर जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कुछ अलग तरह से होता है, और 6 मेंबर होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कुछ अलग तरह से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि मैं बात करूं 5 मेंबर कंपाउंड्स की, तो 5 मेंबर कंपाउंड्स में देखिए यहाँ पे जब भी कभी आपका कोई हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और वो 5 मेंबर्ड है, क्योंकि सबसे पहली चीज तो हम देख के तो वही चीज फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि जो अपना कंपाउंड है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो वो 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, तो वो चीज हम देखते ही पता लगा सकते हैं ना कि कितने मेंबर्ड रिंग है। तो यदि रिंग होती है अपनी 5 मेंबर्ड, तो 5 मेंबर्ड रिंग के लिए हम यहाँ पे सफिक्स है वो क्या लगाते हैं, और लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। देन यदि मैं बात करूं 6 मेंबर्ड की, तो 6 मेंबर्ड के लिए हम यहाँ पे सफिक्स है वो कौन सा लगाते हैं, इन लगाते हैं। 6 मेंबर के लिए सफिक्स है वो कौन सा लगाना है, इन लगाना है। 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए सफिक्स है और लगाना है, और 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए सफिक्स इन लगाना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करें, ये तो हो गया अपना रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट है वो सभी को क्लियर हुआ। रूल फर्स्ट में सिर्फ हमें यही चीज देखनी है कि अपनी रिंग है वो 5 मेंबर है या फिर 6 मेंबर है। रूल फर्स्ट आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं रूल सेकंड की, तो देखिए रूल सेकंड है वो क्या कहता है कि यहाँ पे हेट्रो एटम है वो कौन सा प्रेजेंट होगा, और हेट्रो एटम है, अलग अलग हेट्रो एटम्स के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रीफिक्स है वो हम यूज करने वाले हैं। तो हेट्रो एटम रखेंगे हम एक साइड, तो और किसी भी हेट्रो एटम के लिए प्रीफिक्स है वो हम यहाँ पे अलग अलग रखने वाले हैं। हेट्रो एटम मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे अपने 3 हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। ऑक्सीजन के लिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ऑक्सा लिखते हैं। ऑक्सीजन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, ऑक्सा लिखते हैं। नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम एजा लिखते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स की, यानी कि नाम है वो यहीं से स्टार्ट होने वाले हैं, हेट्रो एटम से ही नाम है वो स्टार्ट होने वाला है। और नेक्स्ट अपना आता है सल्फर, तो सल्फर को हम क्या लिखते हैं, थाया लिखते हैं। समझ आ रही है चीज कि यदि मैं बात करूं सेकंड रूल की, तो हेट्रो एटम कोई भी है तो उस अलग अलग हेट्रो एटम के लिए हमेशा प्रीफिक्स है वो हम अलग अलग यूज करने वाले हैं। ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा यूज करेंगे, नाइट्रोजन के लिए हम एजा यूज करेंगे, और सल्फर के लिए हम थाया यूज करेंगे। तो इन दो रूल्स के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी इमेज बन जाए कि नोमेनक्लेचर वो किस तरह से होगा। तो देखिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल रख लिया, ठीक है। 5 मेंबर रिंग है, देखते ही पता चल रहा है, ठीक है। रिंग में कितने कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन को कंसीडर मत कर लेना, क्योंकि ऐसे देखोगे तो यहाँ पे कार्बन से इन पे भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, पता है ना ये चीज। तो यहाँ पे देखिए 5 मेंबर रिंग है अपनी, ये जो है ये अपना कौन सा हेट्रो एटम है यहाँ पे, और बाकी के रिमेनिंग सारे के सारे हैं वो कौन से हैं, कार्बन एटम्स हैं। तो ये अपना हेट्रो एटम हो गया। तो इतना देख के पता चल रहा है कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, थोड़ी थोड़ी माइंड में इमेज बन रही है। अब यहाँ पे देखिए, तो यदि मैं बात करूं कि इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से करोगे, तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है यहाँ पे कि हेट्रो एटम कौन सा है। हेट्रो एटम अपना कौन सा है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे, एजा लिखेंगे, ठीक है। एजा लिखेंगे, एजा हमें क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है। नाम है वो शुरू हम कहाँ से करने वाले हैं, हेट्रो एटम से करने वाले हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो रिंग है वो अपनी 5 मेंबर है, और 5 मेंबर के लिए मैंने बताया कि सफिक्स क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सफिक्स और लगा देते हैं, तो नाम है वो क्या बनेगा, एजोल बनेगा, ठीक है। समझ आ रही है कि किस तरह से कोई भी कंपाउंड लोगे आप और उसका नोमेनक्लेचर है वो कर सकते हो। अगेन यदि मैं एक और कंपाउंड यहाँ पे लूं, दूसरा है वो मैं यहाँ पे 6 मेंबर ले रही हूँ, तो 6 मेंबर कंपाउंड्स की यदि हम बात करें, एरोमेटिसिटी वाला क्राइटेरिया वो तो पहचान लोगे ना कि किस तरह से कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है। यहाँ पे देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे 2 पाई 2 पाई 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है दोनों ही जगह, तो ये दोनों ही कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब यहाँ पे हेट्रो एटम कौन सा है, अगेन नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है। देन हम प्रीफिक्स क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे एजा लगाएंगे, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे,
ऐसा लगाएंगे, यानी कि नाम की शुरुआत है वो हम कहाँ से करेंगे, ऐसा से करेंगे। प्लस में हमें क्या लगाना है कि यदि अपनी रिंग है वो 6 मेंबर है, देन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इन लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो नाम है ये क्या हो जाएगा, एजीन हो जाएगा। तो क्लियर हो रही है चीजें, दो रूल्स के बेसिस पे हम इतना नोमेनक्लेचर है वो कर सकते हैं। अब देखिए, दो रूल्स तो ये वाले हो गए, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं होता ना कि हाँ सारा का सारे जो कंपाउंड्स हैं उनका नोमेनक्लेचर हम इन्हीं दो रूल्स के बेसिस पे कर दें। क्यों, क्योंकि कंपाउंड्स में आगे वेरिएशन भी हो सकता है। जैसे जैसे कि यदि मैं बात करूं तो जरूरी नहीं है ना कि हर जगह आपको हेटेरोएटम है वो एक ही मिलने वाला है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो हेटेरोएटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन केसेस में हम नोमेनक्लेचर यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे रूल 3 दिया गया है। ठीक है, तो रूल 3 पे यदि हम आते हैं, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, थोड़ा मिटा दिया, चलो कोई नहीं। तो देखिए नेक्स्ट अपना आता है रूल 3, और रूल 3 है वो क्या कहता है कि जब भी कभी दो या फिर दो से ज्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी बात किसकी की है कि केवल एक हेटेरोएटम हो वो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दो या फिर दो से ज्यादा कहीं पे भी हेटेरोएटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स है वो कुछ यूज करेंगे, और वो प्रीफिक्स है वो क्या होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि मोर देन वन हेटेरोएटम प्रेजेंट होंगे तो हम प्रीफिक्स कुछ यूज करेंगे। देन प्रीफिक्स वी विल यूज, और वो प्रीफिक्स हैं वो कौन कौन से होने वाले हैं। यदि यहाँ पे दो हेटेरोएटम होते हैं तो दो के लिए हम केमिस्ट्री में क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं। तीन के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। और चार के लिए हम क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको समझने क्या चीज है कि जब भी कभी यहाँ पे दो से ज्यादा हेटेरोएटम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो उनके लिए हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे कि दो के लिए हम यहाँ पे डाई लिखेंगे, तीन के लिए ट्राई लिखेंगे, और चार के लिए टेट्रा लिखेंगे। समझ आ रही है चीज। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, देखिए एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने ले लिया। यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजन है, यानी कि दो हेटेरोएटम प्रेजेंट है, दिख रहे हैं साफ साफ कि दो हेटेरोएटम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अब दो हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डाई लिखेंगे, लेकिन डाई से पहले हमें यहाँ पे इनकी पोजीशंस भी बतानी होती हैं। तो पोजीशन सपोज दैट हम नंबरिंग करते हैं यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे, हेटेरोएटम से स्टार्ट करोगे, वो चाहे आप यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। ठीक है, हम यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड अपनी रिंग है जिसमें 1 और 3 पोजीशन पे यहाँ पे हेटेरोएटम्स है वो प्रेजेंट हैं। तो हम इसे क्या लिखने वाले हैं, 1 3 डाई। अब अपना हेटेरोएटम्स दोनों ही कौन से हैं, एजोल सॉरी एजा है। ठीक है, नाइट्रोजन है तो हम नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, एजा लिखेंगे। और तो क्या हो गया अपना 1 3 डाई एजा, यहाँ तक का हो गया। 5 मेंबर रिंग है, देन सफिक्स कौन सा लगाएंगे, और लगाएंगे। तो ये क्या हो गया अपना नेम 1 3 डाई एजोल हो गया। तो क्लियर हो रही है चीज कि किस तरह से हम यहाँ से नोमेनक्लेचर को कर सकते हैं, 1 3 डाई एजोल होता है। अब इसके बाद ये तो हो गया जबकि बात, तब दोनों जो हेटेरोएटम्स हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमने क्या रखा, दोनों ही नाइट्रोजन रखे हैं, लेकिन ये डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। तो डिफरेंट वाले केस में फिर हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कौन से को पहले लिखें कौन से को बाद में लिखें। तो अपना जो रूल 5 होता है ये हमने रूल ये हमने कौन सा देखा है, रूल 3 देखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो रूल 4 होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देन यदि मैं बात करूं रूल 4 की, तो रूल 4 है वो क्या कहता है कि जब भी कभी मोर देन वन हेटेरोएटम है वो प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही हैं वो डिफरेंट ग्रुप से होते हैं। ठीक है, मैं बात क्या कर रही हूँ, बोथ बिलोंग्स फ्रॉम प्रेजेंट एंड बोथ फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स।
ठीक है, दोनों हेटेरोएटम्स हैं वो अलग अलग ग्रुप से यहाँ पे होने चाहिए, तो उनके लिए हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो हमेशा हम पहले कौन से हेटेरोएटम को लिखने वाले हैं, जो हायर ग्रुप का होगा, ठीक है, यानी कि जो बड़े ग्रुप से होगा, जैसे हम एग्जांपल से समझ लेंगे, लेकिन हमें लिखना कौन सा है, तो हम पहले कौन सा लिखेंगे, हायर ग्रुप हेटेरोएटम का नोमेनक्लेचर है वो हम यहाँ पे पहले करेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने पास हेटेरोएटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से हम यहाँ पे पहले कभी भी आएगा तो नोमेनक्लेचर किसका करेंगे, ऑक्सीजन का करेंगे, यानी कि जब भी कभी ये दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो आप पहले ऑक्सा लिखोगे देन एजा लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सा एजा हो जाएगा, ठीक है, पहले क्या लिखना है, ऑक्सा लिखना है, देन यहाँ पे क्या लिखना है, एजा लिखना है। तो क्लियर हो रही है चीज कि आपको करना क्या है, जब भी कभी मोर देन वन हेटेरोएटम प्रेजेंट होते हैं और दोनों हैं वो अलग अलग ग्रुप्स से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो हमें क्या करना होता है वहां पे कि पहले हम हायर ग्रुप वाले हेटेरोएटम को यहाँ पे नोमेनक्लेचर में पहले लिखते हैं। तो क्लियर हो रही है चीज, पहले हम क्या लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे, देन हम एजा लिखेंगे, तो ये होता है अपना फोर्थ रूल, ठीक है। सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने ये वाला कंपाउंड है ये ले लिया, अब इस कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तो मैंने क्या बताया कि जब यहाँ पे दो हेटेरोएटम्स वो प्रेजेंट हैं तो हम पहले नोमेनक्लेचर कौन से का करेंगे, जो हायर ग्रुप का होगा, और हायर ग्रुप का कौन सा अपना यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हम नोमेनक्लेचर में पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सा लिखेंगे, देन एजा लिखेंगे, और देन क्या लिखेंगे, 5 मेंबर रिंग के लिए और लिखेंगे, तो नाम क्या होगा कंपाउंड का, ऑक्सा एजोल होगा। समझ आ रही है चीज, क्या होगा कंपाउंड का नाम, ऑक्सा एजोल होगा। अब इसी तरह से यदि मैं बात करूं रूल फिफ्थ की, तो रूल फिफ्थ क्या कहेगा, ये तो हमने बात कर ली कि जब दोनों के दोनों एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों सेम ग्रुप से हों, तो सेम ग्रुप से होंगे तब हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो देखिए जब मोर देन वन हेटेरोएटम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और बोथ फ्रॉम सेम ग्रुप, पहले वाले रूल में हमने बात की थी बोथ फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोथ फ्रॉम सेम ग्रुप, तो हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे, तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम नोमेनक्लेचर करेंगे एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और एटॉमिक नंबर जिसका एटॉमिक नंबर है वो कम होगा, ठीक है, लोअर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसे हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। समझ आ रही चीज, एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बात करूं तो कहीं पे यदि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों हेटेरोएटम है वो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो हम पहले नाम किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन का लिखेंगे, ठीक है, और देन क्या लिखेंगे, सल्फर का लिखेंगे, क्या होगा, थाया होगा, ठीक है, पहले हम ऑक्सीजन लिखेंगे, देन हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सल्फर लिखने वाले हैं, तो चीज क्लियर हो रही है, पहले क्या लिखना है, ऑक्सीजन, देन सल्फर के लिए थाया लिखना है। तो देखिए यहाँ से एक ट्रिक बन जाती है कि चाहे कहीं पे भी, चाहे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, चाहे सल्फर प्रेजेंट हो, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और ऑक्सीजन हो चाहे किसी के भी साथ प्रेजेंट हो, लेकिन हमेशा नाम पहले किसका लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का लिखा जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंट ग्रुप में तो यहाँ पे हायर ग्रुप वाले को पहले लिखा जाता है जो कि अपना ऑक्सीजन है, जब हम बात कर रहे हैं सेम ग्रुप में तो यहाँ पे लोअर एटॉमिक नंबर वाले को प्रेफरेंस दी जाती है जो अगेन अपना कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो चाहे आप कभी भी देख लेना कि जब भी हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उनमें पहले हम यदि दो हेटेरोएटम प्रेजेंट है तो पहले हमेशा किसको लिखने वाले हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन को लिखने वाले हैं, ऑक्सा यहाँ पे पहले लिखा जाएगा हमेशा, तो ये यहाँ से ट्रिक बन जाती है। तो इतनी चीज तो क्लियर हो रही है कि पहले हमेशा किसका नाम लिखना है, ऑक्सीजन का लिखना है, देन ही हम आगे किसी दूसरे एलिमेंट का, दूसरे हेटेरोएटम का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो इतना जो रूल्स हैं, इतने जो रूल्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल होता है कि रूल 6 की यदि मैं बात करूं, रूल 6 की यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा कि आपके पास कोई भी ऐसा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कोई ना कोई सैचुरेटेड पोजीशन है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, सैचुरेटेड पोजीशन है, सपोज दैट, तो उसका नोमेनक्लेचर है वो हम किस तरह से करेंगे, तो सैचुरेटेड पोजीशन के लिए आपको करना क्या होता है यहाँ पे, फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ
saturated poison for the nomenclature of saturated position, H prefix with position number will be used. ठीक है, तो क्या करना है हमें, जब भी कोई सैचुरेटेड पोजीशन होती है, अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का तो आई ऑब्वियसली थर्ड ईयर तक पहुंचे हो तो पता ही होगा, ठीक है। तो जब भी कोई सैचुरेटेड पोजीशन होती है तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रीफिक्स है वो क्या यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में हमें हाइड्रोजन लिखना होता है विद पोजीशन नंबर। यहाँ पे हमें उसका जो पोजीशन नंबर है, यानी कि कौन सी पोजीशन ऐसी है जो सैचुरेटेड है, जिसपे कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं और देन हम वहाँ पे पोजीशन नंबर है वो भी दे देते हैं। एक एग्जाम्पल से देखिए समझ लेते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ इस तरह का एग्जाम्पल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल में आपको यहाँ पे कोई सैचुरेटेड पर्सन दिख रही है, तो ऑब्वियसली दिख रही है। यहाँ पे क्या है, अपना कोई भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे इस वाले कार्बन पे दोनों ही है वो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये वाली पोजीशन अपनी सैचुरेटेड पोजीशन होती है। अब इस सैचुरेटेड पोजीशन का नोमेनक्लेचर यदि हमें करना है, क्योंकि कंपाउंड में बताना तो पड़ेगा ना कि कोई एक सैचुरेटेड पोजीशन भी प्रेजेंट है यहाँ पे, तो सैचुरेटेड पोजीशन का नोमेनक्लेचर करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा कहाँ से करनी है, हेटेरोएटम से करनी है। तो ये हो गया 1 देन 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर्ड अपनी रिंग है। ऑक्सा यहाँ पे हेटेरोएटम है, लेकिन उससे पहले हमें बताना क्या है कि जो फोर्थ पोजीशन है वो अपनी सैचुरेटेड पोजीशन है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4H ऑक्सीन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 4H ऑक्सीन लिखेंगे। समझ आ रहा है। ऑक्सा हमने किसके लिए लिखा है, हेटेरोएटम के लिए लिखा है। इन हमने किसके लिए लिखा है, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग के लिए लिखा है। 4 हमने किसके लिए लिखा है, सैचुरेटेड पोजीशन का नंबर शो किया है। और H हमने किस लिए लिखा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये वाली जो पोजीशन है ये सैचुरेटेड पोजीशन होती है। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है। ये क्या हो गया अपना 4H ऑक्सीन हो गया। अब इसके बाद ये तो बात हुई तब की जब कोई एक पोजीशन है वो सैचुरेटेड होती है, लेकिन यदि पूरी रिंग ही सैचुरेटेड है, यानी कि पूरी की पूरी रिंग में ही यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो उसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगेन एक और रूल आता है यहाँ पे, रूल 7th, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो रूल 7th की यदि मैं बात करूं तो फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड रिंग, इस बार के लिए हम बात कर रहे थे ओनली एक पोजीशन की, कि कोई भी एक ऐसी पोजीशन हो सकती है जो कि सैचुरेटेड हो सकती है। लेकिन इस बार तो हम बात किसकी कर रहे हैं, सैचुरेटेड रिंग की ही बात कर रहे हैं, कि पूरी की पूरी रिंग है वो ही यहाँ पे सैचुरेटेड होगी। तो उसका नोमेनक्लेचर है वो हम यहाँ पे किस तरह से करने वाले हैं। तो देखिए पूरी की पूरी रिंग है वो ही यहाँ पे सैचुरेटेड है, तो उसका नोमेनक्लेचर हम यहाँ पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सपोज दैट हमने यहाँ पे ले लिया कुछ इस तरह का कंपाउंड। अब यहाँ पे देखिए हेटेरोएटम भी है, कंपाउंड अपना एरोमेटिक भी है, तो यानी कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, साथ में 6 मेंबर्ड रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके लिए कोई ना कोई प्रीफिक्स है वो तो लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड रिंग यहाँ पे हम यूज क्या करने वाले हैं, पर हाइड्रो prefix will be used, per hydro prefix will be used। हमें यूज क्या करना है, पर हाइड्रो प्रीफिक्स यहाँ पे लगा देना है। एग्जाम्पल है वो अपना कुछ इस तरह से है, अपन ने लिया हुआ है 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसमें कि हेटेरोएटम है वो अपना ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के साथ साथ सारी की सारी जो पोजीशंस हैं, ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और सारी की सारी पोजीशंस है वो सिमिलर हैं, यानी कि पूरी रिंग है वो अपनी सैचुरेटेड रिंग है, यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि मैम ये एरोमेटिक कैसे हुआ। तो एरोमेटिक के लिए यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीजन पे देखिए नंबर ऑफ लॉन पेयर है वो कितना है, 2 है, ठीक है। 2 लॉन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है और लॉन पेयर है, इसी लॉन पेयर की वजह से ये वाला जो एक लॉन पेयर है रिंग के अंदर की तरफ है, और जो रिंग के अंदर की तरफ वाला लॉन पेयर है, तो यानी कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यदि हम बात करें हक्कल के रूल से 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल से, तो जब हम n की वैल्यू रखते हैं 0,
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आती है, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला भी कोई भी कंपाउंड है वो क्या होगा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दैट मीन्स अपना ये वाला कंपाउंड कौन सा होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। क्यों, क्योंकि हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है और एरोमेटिक भी है। अब इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, तो पहले हमें क्या लिखना है, पर हाइड्रो लिखना है। प्रीफिक्स क्या यूज करना है, पर हाइड्रो यूज करना है। देन हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि अपना जो हेट्रो एटम है वो लिखेंगे, तो पर हाइड्रो ऑक्सा, ऑक्सा लिखेंगे, और 6 मेंबर रिंग के लिए क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। तो ये क्या हो गया अपना पर हाइड्रो ऑक्सीन हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही है, क्या हो गया अपना पर हाइड्रो ऑक्सीन हो गया। तो ये हो गए अपने नोमेनक्लेचर के रूल्स। देखिए वीडियो वो काफी लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो इस बार एक बार के लिए मैं इतना जो है इसे यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। इससे आगे का है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर होता है बीएससी के लेवल का, मैंने यहाँ पे बीएससी के लेवल का डिस्कस किया है। अगेन मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ कि ऐसा कभी भी कोई मीन नहीं होता कि आप जितना चाहे पढ़ सकते हो, लेकिन एक ना एक आपको क्राइटेरिया रखना पड़ेगा कि हमें इतना यहाँ पे पढ़ना है। तो मैंने बीएससी लेवल का यहाँ पे पूरा का पूरा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर है वो डिस्कस कर दिया। बीएससी में यदि मैं बात करूँ तो इससे बाहर कहीं से कोई कुछ नहीं जाता, ठीक है। और नोमेनक्लेचर पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो पूछे भी नहीं जाते, लेकिन जब तक आपको नोमेनक्लेचर नहीं पता तो आगे आप कंपाउंड्स का स्टडी कैसे करोगे। तो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने नोमेनक्लेचर वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप लोग पढ़ना स्टार्ट रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नोमेनक्लेचर को स्किप कर दोगे। मैंने ये बोल दिया कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पूछा भी जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया वो चीज अलग है, लेकिन कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलने वाली कि एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ ऑब्वियसली पूछा जा सकता है। ओके सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।